આમાં દેખાય છે અમારા ચહેરા? એક મિનિટ, વિઝન આવે છે? હા આવે છે. ક્લિયર છે કે લાઇટ ઓછી છે કે ઓછી છે? છે તો ક્લિયર. બસ તો એ ચાલુ જ રાખજો એટલે શૂટિંગ થયા કરશે એમાં. એમ? હા, બીજું કંઈ હમણાં કરવાનું પછી સ્ટોપ કરીશું ત્યારે પછી છેલ્લે જોઈએ તો એડિટિંગમાં કાપી કાઢીશું ઘેરે. નમસ્કાર સર, આપકો રેકોર્ડિંગ શરૂ કરી દી. રેકોર્ડિંગ એમાં પણ થાય છે, એમાં પણ થાય? એમાં પણ થશે, આમાં પણ થશે, આમાં પણ ચાલુ કરી દેવું પડે. જરા જોરથી બોલવું પડશે. તમે એટલું ધીરે ધીરે બેડરૂમ વિસ્પરમાં બોલશો તો નહીં ચાલે. હવે પ્રેક્ટિસ નહીં હોય ને. નમસ્કાર સર. નમસ્કાર ભૈયા, પિયુષભાઈ, કેમ છો? મજામાં છું. પણ આ બધું તમે ગુજરાતીમાં મારી સાથે વાત કરશો કે હિન્દીમાં? દેવ ભાષામાં. એવું ભાષા, કારણ કે ગુજરાતીમાં ભણી છે પણ આદત નથી, ટેવ નથી, હવે छूटी गई है. छूटी गई. आप हिंदी में बोलेंगे? आप जैसे कहे तो गुजराती लगा दूंगा कभी कोई. हमारे रेडियो नमा के पाठकों को नमस्कार. पीयूष मेहता का. आज मैं आपके सामने अमीन सैनी साहब को भी पेश कर रहा हूँ और वो भी कुछ बोलेंगे आपके लिए, कोई संदेश देंगे अपने प्रोग्रामों के बारे में. आपके प्रोग्रामों के बारे में बोलूंगा या अपने बारे में बोलूंगा? कुछ अपने बारे में बोलिए, कुछ आने वाले प्रोग्रामों के बारे में बोलिए. पहले तो ये बताता हूँ कि ये बताइए कि आपके जो ज़्यादातर ये जो ब्लॉग ये देखते हैं, ये सुनते हैं, ये गुजराती जानने वाले हैं कि हिंदी? हिंदी जानने वाले. हिंदी जानने वाले. अच्छा, तो फिर इतना बता दूँ मैं संक्षेप में कि गुजराती भाषा से मैं हिंदी भाषा में आया और अंग्रेजी से. अंग्रेजी का ब्रॉडकास्टर मैं था करीब 7 साल की उम्र से, और उसके बाद करीब मेरा ख्याल 18 साल की उम्र में मैंने हिंदी ब्रॉडकास्टिंग शुरू की रेडियो सिलोन के लिए. अंग्रेज़ी ऑल इंडिया रेडियो के लिए करता था. और जब स्कूल में था तो 7 बरस तक मैंने गुजराती पढ़ी थी. हिंदी उर्दू ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, लेकिन मेरी अम्मा चूँकि गांधी जी की शिष्या थी, तो गांधी जी ने उनसे कहा था कि बेटे तुम एजुकेशन में हो और प्रौढ़ शिक्षण में हो, तो तुम स्टार्ट करो एक ऐसा मैगज़ीन जो कि 3 लिपियों में छपे, उर्दू, हिंदी और गुजराती, और तीनों में भाषा एक ही हो, सरल स्पष्ट हिंदुस्तानी. तो उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा काम करते करते थोड़ा थोड़ा सीखा, मगर लिखित रूप में तो मुझे हिंदुस्तानी काफ़ी अच्छी आ गई थी उसकी वजह से. लेकिन भाषा में गुजराती का बहुत असर था. 7 वर्ष भणी छे मैं गुजराती, तो गुजराती का असर था. और तो मैं बहुत डरता था जब हिंदी शुरू किया, भाई कैसे करूँगा मैं, अभी हिंदी बोल नहीं पाता ठीक से, तो लोग हंसेंगे. इतने में मैंने अपनी माताजी को अखबार में पढ़ लिया एक दोहा कबीरदास जी का, जिसमें लिखा था कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मोह, हाँ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मोह, पंडित भयो न कोय, 2.5 आखर प्रेम का, એટલે 2.5 अक्षर प्रेम का, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो. मैंने कहा भाई पोथी तो नहीं पढ़ी, प्रेम बहुत है, चलो कूद पड़ो मैदान में. तो मैं कूद पड़ा इस मैदान में, और धीरे धीरे अपने सुनने वालों के साथ मैंने हिंदी उर्दू सीखी. और जो फिल्मी गाने थे वो सुन कर मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ था, तो मैं गाता भी था जब छोटा सा था. फिर आवाज़ फटी जब से गाना छूट गया. लेकिन बोलने में आपकी आवाज़ बहुत ही फेमस हुई, सारे लोग दीवाने हो गए आपके. तो गाने का शौक़ था, इसलिए म्यूज़िक सुनता था मैं. फिर इत्तेफाक से मुझे गीतमाला करने को मिला, तो गीतमाला में तो गाने सुनने पड़ते थे. रोज़ जाकर 4-4, 8-8 घंटे में जो रिदम हाउस है दुकान पास में, वहाँ जाकर सुना करता था, उनसे चुना करता था. तो उस ज़माने में शुरू में 52 में जब गीतमाला शुरू हुई, तो 52 से 54 तक, 53 के समझ लिए एंड तक वो हिट परेड नहीं था.
वो कोई भी हम पुराने नए गाने चुनकर अच्छे अच्छे बजाया करते थे, उसमें कंपटीशन होता था 100 रुपए का। तो उस तरह से प्रोग्राम शुरू हुआ। फिर 1954 से हिट परेड प्रोग्राम शुरू हुआ, यानी संगीत सीढ़ी जिसमें गाने चढ़ते थे उतरते थे, पायदान की सीढ़ियों की। तो वो बड़ा हिट हो गया था। और हमने कोशिश की हर मोड़ पर कि हमारा जो सिलेक्शन हो ना 1 to 16 या 1 to बाद में 1 to 32 वो ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट हो। तो 2-3 तरीके हमने अपनाए, और फिर जो सबसे अच्छा तरीका हमको मिला वो ये था कि हमने रेडियो क्लब्स करीब 300-400 उस ज़माने में सारे देश में हो गए थे। बड़े अच्छे अच्छे लिसनर्स को वो नहीं था, पैसे हमको नहीं देते थे वो, ना हम उनको देते थे। वो अपना क्लब चलाते थे, उसमें एक्टिविटीज और भी होती थी, और एक एक्टिविटी होती थी गीत माला सुनना सबके साथ, और हमें लिस्ट भेजना कि उनकी पॉपुलैरिटी क्या है। तो एक तरफ ये 300-400 क्लब्स की पॉपुलैरिटी आती थी हमारे पास, और दूसरी तरफ आती थी करीब 30-40-50 रेडियो शॉप्स की, जो कि सारे हिंदुस्तान में थे, बिक्री के हिसाब से। क्योंकि शुरू में तो ये होता था कि एक प्लेट पर 2 गाने ही होते थे, 78 RPM। तो दुकानदार बड़े आराम से चुन लेता था, ये गाना ज़्यादा चल रहा है, ये चल रहा है इस फिल्म का, और बराबर लिस्ट हमारे पास भेजते थे। तो वो लिस्ट इतनी करेक्ट निकलती थी कि HME वाले हमसे कहने लगे कि देखिए अमीन भाई, होता क्या है कि गाना आता है और गाना फिर वो हम हिट हो जाता है, और अगर हमारा रिप्लेसमेंट नहीं हुआ ना दुकानों में, तो वो नेक्स्ट वीक में सेल में आता नहीं है, तो फिर आप बजाएंगे नहीं। मैंने कहा घबराओ नहीं, हमारी ये रेडियो क्लब से जो लिस्ट आती है वो हम साथ रखते हैं, ताकि ऐसा कुछ हो जाए कि गाना बहुत जल्दी हिट हो गया और चल रहा है फिर भी सेल के लिए नहीं है, तो भी हमारे रेडियो क्लब लिस्ट में आएगा, तो इसलिए बजेगा, ऐसा मत घबराइए। फिर भी वो माफ करने, मेरी आवाज़ ज़रा बढ़ गई आज। कोई बात नहीं। पीयूष भाई के साथ खाना ज़रा हैवी खा लिया, सौंफ वौफ खा ली तो गड़बड़ होगी मेरे। तो अगली बार पीयूष भाई जरा संभल कर खाएंगे। तो साहब वो बड़ी करेक्ट लिस्ट मिलती थी और बड़ी ईमानदारी के साथ, और हमारे यहाँ पर बाद में चेक्स भी शुरू हुए, क्योंकि फिल्म वाले तो कहते थे अरे नहीं ये तो पैसे खाता है, और सिनेमा वाले गड़बड़ करते हैं। तो हमने कहा भाई देखिए हमारी पद्धति ये है, आप चेक कर लीजिए इसमें से। तो मान तो गए वो, बस फिर भी सिनेमा वाले ने कहा कि देखो ऐसे अच्छा नहीं है, कुछ करना चाहिए, लोगों को भरोसा और हो। तो मैंने कहा देखिए फिल्म वालों से कहिए, इम्पा जो थी इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, अब तो गिल्ड भी है, उस जमाने में सिर्फ एक ही थी। मैंने कहा उनसे कहिए कि आप नियुक्त कीजिए कुछ लोग, जीपी शिप्री और श्रीराम बोरा, जीपी शिप्री, सिप्री, फिर BR चोपड़ा और फिर श्रीराम बोरा, ये 3 नियुक्त हुए थे बारी बारी से। उनके पास हम जाते थे, वीकली लिस्ट पूरा पोथा लेकर, वो देखते थे, चेक करते थे और फिर उस पर साइन करते थे। और कई बार उनकी अपनी फिल्मों की गाने अगर उनकी फिल्म रिलीज हुई गाना नहीं आता था तो उससे वो पूछते जरूर थे, हाँ ये गाना नहीं आया हमारा, तो नहीं आया अभी, आपकी फिल्म का तो आएगा ही आएगा, मगर अभी तक नहीं आया। और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं ये डाल दीजिए। अच्छी फिल्मों के कभी अच्छी फिल्मों के गाने आते ही थे उसमें। इस तरह से वो चल पड़ा, और मेरा ख्याल है करीब बिना का टूथपेस्ट सिवा का टूथपेस्ट हो गई, सिवा का टूथपेस्ट कोलगेट सिवा का टूथपेस्ट हो गई। कुल करीब 45-46 साल तक ये प्रोग्राम चला। पहले रेडियो सिलोन पर चला, फिर दोनों जगह शुरू हुआ, रेडियो सिलोन विविध भारती का संगीत माला। हाँ, पहले सिवा का संगीत माला के नाम से, फिर सिलोन में बंद हुआ तो फिर आया मेट्रो चैनल पे सिवा का गीत माला नाम से। लेकिन ऐसा प्रोग्राम आज तक कभी नहीं आया। थैंक यू। और मैं एक बात और अंदर शामिल करना चाहता हूँ कि मेरे साथ मेरा बचपन का जवानी का मित्र सुरेंद्र रामसिंघानी साथ बैठा है, और वो हमारी शूटिंग ले रहा है।
इनके लिए उनको भी मैं दिखाना चाहता हूँ। इनका मैं बहुत ही आभारी हूँ। और मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ अमीन सयानी साहब जी के लिए कि हम बचपन से ही उनके बहुत अच्छे फैन रहे हैं। और जब भी हमारे बचपन के टाइम में जब अमीन सयानी साहब जी का बिना का गीतमाला आता था तो हम आधा घंटा पहले तैयार हो जाते थे कि आज बिना का गीतमाला आ रहा है, और हम दोनों बैठ के बिना का गीतमाला का फुल एंजॉय करते थे। और आज तक ऐसा मतलब ऐसा सुहाना टाइम आज तक मुझे किसी भी रेडियो पे नहीं मिला। और मुझे याद है कि सारे के सारे देश में होटलों के सामने लोगों की भीड़ जम जाती थी पान बीड़ी शॉप्स के आगे। और जैसे आज क्रिकेट का फीवर चल रहा है उसी तरह का फीवर उस समय बिना का गीतमाला का था। इसीलिए मेरे और भी 2-3 बड़े प्रोग्राम चले हैं ऊपर वाले की मर्जी से। एक तो एस कुमार का फिल्मी मुकदमा था जो बहुत धूम मचाता सिलोन से और बाद में विविध भारती से दोनों जगह से सुनते थे। और एक प्रोग्राम था मिस्त्री जी का जो सिर्फ विविध भारती पर था, शालीमार सुपरनायक जोड़ी। उसमें हंसी मजाक बहुत सुना था मैंने, कॉमेडी स्क्रिप्ट था, वो भी अच्छा था। और भी बहुत से प्रोग्राम, मगर एक प्रोग्राम उसके बाद मैंने किया। मेरी लाइब्रेरी में करीब 40-45 साल के इंटरव्यूज हैं, तो वो सब इकट्ठा करके उनको क्रॉस एडिट करके मेरे जीवन का बेहतरीन प्रोग्राम बना है। उसका नाम है संगीत के सितारों। संगीत के सितारों। इस बारे में मुंबई, दिल्ली और कलकत्ते में ही चला था रेड एफएम पर। आजकल वो प्रोग्राम जाता है दुबई में, न्यूजीलैंड में और अटलांटा में शुरू हो चुका है, यूएसए में, न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है, पीजे में शायद शुरू हो जाए जल्दी। और यहाँ हिंदुस्तान में बम्बई, दिल्ली, कलकत्ते को छोड़कर बाकी करीब 25-30 शहरों में, छोटे बड़े शहरों में शायद मई से शुरू हो सकता है। मगर ये डेफिनेटली इस वक्त कंप्लीट बुकिंग नहीं हुई है, इसलिए मैं कह नहीं सकता। लेकिन वो अगर शुरू हो तो बहनों भाइयों आपसे गुजारिश ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही अच्छे इंटरव्यूज, पुराने लोगों के भी है उसमें, जैसे अनिल विश्वास और नौशाद और श्री रामचंद्र, बसंत देसाई और लता रफ़ी का तो कम है इंटरव्यू, लेकिन लता का है, मुकेश का है, किशोर कुमार के बड़े अच्छे इंटरव्यूज हैं, आशा का है। तो ऐसे बहुत, और लिरिक राइटर्स भी बहुत है उससे। किशोर कुमार जी की सचिन देव बर्मन जी को श्रद्धांजलि के रूप में भी प्रोग्राम है उसमें। वो भी है। और एक बात मैं और उसमें शामिल करना चाहता हूँ कि अभी इस रविवार को श्री गोपाल शर्मा जी से इस प्रोग्राम के बारे में बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा अमीन सयानी साहब के बारे में कि उनके पास बहुत बढ़िया एसेट्स है ये प्रोग्रामों का, पुराने कलेक्शन का, और वह किस तरह इस्तेमाल करना है वो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये गोपाल शर्मा जी ने मुझे कहा था। हाँ, गोपाल तो खुद भी बड़े अच्छे प्रोग्राम पेश कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा। अब सिलोन पर तो इतना जबरदस्त काम किया था, बहुत अच्छा। सिलोन पर जो सारे आज जो हम प्रोग्राम सुनते हैं, जो अलग अलग प्रकार के फिल्मी गीतों के संकलन में, वो काफी हद तक गोपाल शर्मा जी ने ही शुरू किया था। और गोपाल के जो गुरु थे विजय किशोर दुबे, वो तो बहुत गजब के इंसान। तो गोपाल शर्मा जी की भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं आज भी, बहुत जबरदस्त। उन्होंने पहले ऑल इंडिया रेडियो में थे, फिर ऑल इंडिया रेडियो छोड़ा तो उनको भेजा गया सिलोन में जाकर उन्होंने सारी रचना की प्रोग्रामों की। फिर यहाँ आकर हमारे साथ तो प्रोड्यूसर हो गए थे। आशिक फिल्म उन्होंने किसी के साथ बनाई थी, HMV ज्वाइन की, और HMV के सितारे प्रोग्राम काफी अर्से तक उन्होंने प्रस्तुत किए थे। अब तो रिटायर हो चुके हैं बेचारे, मिलता हूँ कभी 83 साल के साथ। धन्यवाद अमीन साहब, थैंक यू वेरी मच। मारो पण एक फोटो ले ले। ये आने बंद करेंगे પછી हाँ, फोटो लेવું છે, શૂટિંग લેવું છે, એટલે એમની સાથે બેસેલો तो अभी कुछ फोन उनकी गड़बड़ हो तो आपको बोलना चाहिए कि नहीं? जरूर इमीडिएट काम करवा देंगे। आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है हम, आपके बहुत जुने पुराने फैन हैं।
तो हमको वो भी बता दीजिए कुछ एस्ट्रोलॉजी में क्या हमारा होने वाला है, कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला है। हाँ, वो तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही हम कभी डिस्कशन करने बैठेंगे। ओके ओके। आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं सर? भाई ऐसा है कि मैं बिलीव यहाँ तक करता हूँ कि मुझे यकीन है बड़ी अच्छी वो साइंस है। साइंस तो ऐसे सिर्फ ऊपर की बात नहीं है, साइंस है। साइंस है वो। और बहुत सारे लोग उसमें पढ़े हैं और मेरे कई दोस्त भी थे उसमें। मेरे एक मेरी अम्मा की मौसी थी, वो भी एस्ट्रोलॉजी करती थी और बहुत करेक्ट बताती थी। मैंने कुंडली शास्त्र के ऊपर ये मास्टरी की हुई है और मतलब उसी हिसाब से आदमी का हॉरोस्कोप देख के उसकी कोई भी समस्या के ऊपर उसका डिस्कशन करके उस आदमी को किस तरह से उसको साइकोलॉजिकली जो उसके दिमाग के अंदर जो परेशानी बैठी हुई है उसको निकाल के उसको ठीक करना, ये मेरा मतलब मेरा ये अकीदा रहा है। शेक्सपियर की एक बड़ी अच्छी लाइन है कि द फॉल्ट लाइज इन आवरसेल्व्स, नॉट इन आवर स्टार्स दैट वी आर अंडरलिंग्स। यानी हम अगर वही कर्मण्येवाधिकारस्तु वाली बात कि जब हम सोच रहे हमें करना है बराबर, तो जितना कर सके हमारी किस्मत में उतना करना चाहिए। लेकिन मेरे चाचा जी एक बार कहा करते थे, वो बहुत बड़े प्रोफेसर थे, तो वो कहते थे कि देखो अल्लाह मियाँ ने हमारी जो तकदीर बनाई है वो एक क्वेश्चन पेपर की तरह बनाई है। उसमें यह है कि 0 कम से कम कितने नंबर मिलेंगे आपको, 0 नियुक्त है। सबसे ज्यादा कितने मिलेंगे, 100 नियुक्त है। तो 0 और 100 के बीच में क्या करना है ये आप करें। वो खुदा ने छोड़ दिया आप पर कि आपको जो इतना मेहनत कीजिए, कर सके जितना कीजिए। तो इसलिए मैं उस हद तक बिलीव करता हूँ कि साइंस है और अच्छी साइंस है, लेकिन जब तक इंसान अपने मन में वो शक्ति न पैदा करे कि भाई कुछ भी हो जाए, अगर मेरी तकदीर है तो है, तकदीर तो हम बदल नहीं सकते। नहीं, वो नहीं बदल सकते, लेकिन कभी-कभी उस तकदीर में रहते हुए कैसे। हाँ, कभी-कभी आदमी क्या अपने आप से परेशान हो जाता है, मतलब वो ऐसा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूँ। तो उसको गाइड करने के लिए मतलब जो ये जो एस्ट्रोलॉजी है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, लेकिन अगर समझो उसको अच्छी तरह से गाइड करना है और उसको उसकी परेशानी से उसके ही पावर से अगर हमें उसको बाहर निकालना है, तो वो साइंस जो है, मैं उस हिसाब से मैंने इसको स्टडी किया है एस्ट्रोलॉजी को, और मैंने कई लोगों को ठीक किया है विदाउट, मतलब उनके ही पावर से मैंने उनको ठीक किया। अरे वाह। एंड आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग, दिस इज माय हॉबी। तो मेरे पास जरूर आप आइए। मैं आपको सबसे बड़ी परेशानी ये बताऊं कि साहब आजकल हिंदुस्तान में संचार इतना बिगड़ गया है कि कुछ समझ में नहीं आता कि सही रास्ता कौन सा जिसको चलो बिना रिश्वत दिए और बिना फाइन दिए। तो क्योंकि हर क्षेत्र में ये है कि जो भी रूल कानून बनता है, लॉ बनता है, वो जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए बनता है। इसे अब सच्ची बात क्या है समझ में नहीं आती है। मेरा तो ऐसा अकीदा है कि संचार जो कम्युनिकेशन हो उसके लिए मैंने 5 स आवश्यक बनाए। अच्छा। कौन से 5 स? एक तो संचार सही हो, करेक्ट चीज बताए, सही बात बताए। दूसरा स सत्य हो, उसमें झूठ नहीं होना चाहिए, बराबर। तीसरा स स्पष्ट हो, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि ये भी हो सकता है मतलब वो भी हो सकता है, स्पष्ट। चौथा सरल हो। अब आम आदमी ये उल्टी सीधी बड़ी बड़ी बातें तो समझेगा नहीं, मुश्किल सब संस्कृत के हो, चाहे अरबी के हो, चाहे इंग्लिश के हो, समझेगा नहीं। सरल भाषा में होना चाहिए। और इन सब के साथ खासकर रेडियो के लिए अगर इन 4 सर के साथ एक 5वां स सुंदर हो वो भी आ जाए, सबसे बात बन जाएगी। लास्ट गाड़ी ले लो बस, फाइनली चांस फाइनल टू चल। हमेशा ऐसे